नमस्कार बच्चों। हमारा 10वां लेसन कंप्लीट हो गया था और 11वां लेसन चला हुआ था, यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर हाफ लेसन कंप्लीट हो चुका था हमारा और हाफ लेसन रहता है, उसको हम आज कंप्लीट करवा देंगे। हमारा जो क्वेश्चंस था वो स्टार्ट करने लग रहे थे, उसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक है, यानी सबसे पहले कि हमारा जो 6 अंक का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो डिमांड में से आएगा या सप्लाई में से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन अपना कि भाई पूर्ति का नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, क्या करना है बच्चों कि भाई सबसे पहले इसका मीनिंग लिखते हैं। अर्थ क्या है इसका अर्थ। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और अपनी वस्तु की कीमत कम होने पर उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। कम हो जाती है, यानी यदि कीमत बढ़ी तो सप्लाई, यदि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। दैट्स इट। ठीक है, अब फिर क्या लिखते हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं साथ में। ठीक है ना, डेफिनेशन भी सेम टू सेम है, यानी हम कंप्लीट लिखेंगे नहीं, केवल आपको बता देते हैं क्या है ये। क्योंकि हमने ऊपर जो लिखा है केवल वही चीज घुमा फिरा कर लिखनी होती है। डुल्ले के अनुसार, डुल्ले के अनुसार, डुल्ले क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है, जितनी कीमत अधिक होती है, जितनी कीमत अधिक होती है उतनी ही पूर्ति भी अधिक हो जाती है। अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक हो जाती है, तथा जितनी कीमत कम होती है उतनी ही पूर्ति भी कम हो जाती है। केवल ये है। ठीक है ना, सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, जो अभी बोला है ना हमने वो डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम एक तालिका के सहायता से भी आपको समझा सकते हैं, यानी पूर्ति के नियम। डेफिनेशन के बाद है पूर्ति के नियम की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, इसको हम एक तालिका की सहायता से समझा सकते हैं। तालिका कैसे, जैसे आप मानो यहाँ तालिका बना देते हैं कि भाई किसी वस्तु की कीमत, यानी एक्स वस्तु की कीमत हो गई है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, और इसी वस्तु की सप्लाई हो गई, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। यदि किसी वस्तु की कीमत 10 है तो उसकी सप्लाई 100 है क्वांटिटी के रूप में, और यदि उसकी कीमत बढ़कर 11 रुपये हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़कर 200 हो जाती है। यानी प्राइस बढ़ी है तो सप्लाई भी बढ़ गई है, और यदि उसकी प्राइस और बढ़ जाती है, 11 से 12 रुपये हो जाती है, तो उसकी सप्लाई भी 200 से 300 हो जाती है। क्या समझ में आए, जितनी कीमत, प्यारे विद्यार्थियों इसको पक्का ध्यान रख लें, जितनी प्राइस बढ़ती है उसी के अनुसार हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से भी समझा सकते हैं। पहले क्या करना है, इसका मीनिंग लिखना है, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन, उसके बाद तालिका, और तालिका को समझाना है।
क्या समझाएंगे कि भाई तालिका में एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की पूर्ति को दर्शाया गया है। जब किसी वस्तु की एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो उसकी सप्लाई, उसकी पूर्ति 100 है। उसकी कीमत बढ़कर 11 रुपये हो जाती है तो उसकी पूर्ति बढ़कर 200 हो जाती है, और उसकी कीमत बढ़कर 12 रुपये हो जाती है तो उसकी पूर्ति बढ़कर 300 हो जाती है। यानी जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसी के अनुसार उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। ठीक है, ये बात अपने आप लिखनी है आपने। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से भी समझा सकते हैं। ओ एक्स डायग्राम बनाते समय विशेष ध्यान रखें कि आपको पता होना चाहिए आप बनाने क्या लग रहे हैं। हम सप्लाई बनाने लग रहे हैं तो सप्लाई हमेशा पॉजिटिविटी में होता है, धनात्मक रूप में होता है। कैसा होता है ये? धनात्मक रूप में होता है ये। ठीक है, अब जैसे इस पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने क्वांटिटी मान ली भाई, क्वांटिटी, और यहाँ पर किसी वस्तु का प्राइस ले लिया। जब किसी वस्तु की प्राइस ओ पी है, ओ पी है किसी वस्तु की कीमत, तो उसकी क्वांटिटी ओ क्यू है, यानी उसकी सप्लाई कितनी होगी? ओ क्यू। जब उसकी कीमत बढ़कर ओ पी से ओ पी 1 हो जाती है, यानी कीमत बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई भाई उसकी, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। सप्लाई ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है, यानी उसकी सप्लाई ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गई है। इसी बात को आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर दें। कैसे करें व्याख्या? सुनो इसको एक बार। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। एस एस पूर्ति वक्र है जो धनात्मक रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत OP है तो उस वस्तु की सप्लाई OQ के बराबर है। उस वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो उसकी सप्लाई भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। यानी जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। ये बात लिख देना, क्लियर। यहाँ तक लिखने के बाद आपको उसकी मान्यताएं लिखनी है, अजम्पशंस लिखनी है। क्या लिखनी है आपने? मान्यताएं। मान्यताएं क्या होती है? यानी जो हम चीज मानकर चलते हैं। ठीक है ना? मान्यताएं क्या होती है? यानी केवल कीमत में परिवर्तन होता है, अन्य किसी रूप में नहीं होता। यानी उत्पादन के अन्य क्या है? ये देखो भाई, उत्पादन के कारक जो साधन होते हैं ना, कारकों की पूर्ति व कीमत में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। सेकंड है कि भाई तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, थर्ड क्या है कि भाई संबंधित चाहे प्रतिस्थापन वस्तु हो या पूरक वस्तु हो, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना? इसी प्रकार आप कई लिख सकते हैं। आप 4 लिखेंगे तो भी बहुत है, यानी 4 के बाद क्या है उसका
टेस्ट में परिवर्तन यानी रुचि में परिवर्तन नहीं होता, फैशन में परिवर्तन नहीं होता, मौसम में परिवर्तन नहीं होता, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना, फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कितने भी लिख सकते हो, हमने 4 लिखे, आप 4 5 आराम से लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन यहीं तक था। हमारा जो पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई है, वो यहीं तक था। ठीक है, अब है कि भाई पूर्ति के जो नियम है, हमने पूर्ति का नियम क्या पढ़ा कि भाई यदि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, यदि प्राइस डाउन आती है तो सप्लाई भी डाउन आती है। यही नियम है ना। तो पूर्ति के नियम की अपवाद, ऐसी क्या चीजें हैं जिनके अंदर ये नियम लागू नहीं होते। ठीक है ना, ये नियम लागू नहीं होते। फर्स्ट है यानी कृषि उत्पादित वस्तु। फर्स्ट पॉइंट हो गया कृषि उत्पादित वस्तु। यानी आप सोचो भाई, खेत में गेहूं बोने लग रहे हैं और आप भी सोचते हो कि भाई गेहूं का भाव यदि अचानक बढ़ा दिया जाए, गेहूं का भाव बढ़ा दिया जाए, तो क्या ये उत्पादन बढ़ जाएगा? कीमत बढ़ जाने के बाद भी क्या उत्पादन बढ़ जाएगा? हाँ, उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन साथ में आप मान के चलो कि भाई बाढ़ आ जाए, प्राकृतिक प्रकोप कोई भी आ सकता है ना। प्राकृतिक प्रकोप आ जाए, काल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो गेहूं की कीमत बढ़ने के बावजूद इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ने की बजाय क्या होगी? घटेगी। कृषि उत्पादित वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता। ठीक है ना, ये नियम लागू नहीं होता। अगली है पॉइंट हमारा कि भाई दूसरा पॉइंट क्या है सर? सामाजिक सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं, कई बार वस्तुओं की कीमत, सामाजिक प्रतिष्ठा वालों की कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है, कीमत बढ़ने के बावजूद भी उसकी पूर्ति नहीं बढ़ पाती। यानी सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं में जब अधिक कीमत मिलने पर भी उसकी मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती, यानी सप्लाई नहीं बढ़ती उसकी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, नासवान वस्तुएं। नासवान वस्तुएं ये क्या हैं? जिन वस्तुओं का नाश हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ऐसी वस्तुएं। आप एग्जाम्पल लेके चलो टमाटर का। यदि भाई हम मार्केट में गए, मार्केट में टमाटर लेकर गए हैं, ठीक है ना, और उस दिन भाव यानी प्राइस डाउन है, प्राइस क्या है? डाउन है, तो क्या आप अपने टमाटर वापस लेके आ जाओगे? नहीं, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं हैं, ये खराब होने वाली वस्तुएं हैं। इनकी प्राइस डाउन होने पर भी इसकी सप्लाई को देना पड़ेगा, इसको हम स्टोर में नहीं रख सकते। ठीक है, यानी नाशवान वस्तुओं पर, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं पर और कृषि उत्पादित वस्तुओं पर पूर्ति का नियम नहीं काम करता। और जहां पर पूर्ति का नियम काम नहीं करता उसे पूर्ति के नियम के अपवाद कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा
पूर्ति में परिवर्तन है, ये क्या है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझा देते हैं। एक्सप्लेन इसकी व्याख्या उसके अंदर करेंगे जब क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। ठीक है, ये क्या है, पूर्ति है। अरे भाई ठीक है, इसको छोड़ देना बच्चों, यहाँ बना देते हैं। पूर्ति बनाने लग रही है ना, ये पूर्ति है, ये तो डिमांड हो गया ना, पूर्ति हो गया। ठीक है, ये पूर्ति है, यानी जब किसी वस्तु की कीमत OP है तो उसकी सप्लाई OQ है। जब उसकी कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाती है, OP1 हो जाती है, इंक्रीज होगी ना, तो उसकी सप्लाई भी बढ़कर OQ से OQ1 हो जाती है। ये है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। जो पूर्ति है वो OQ से चेंज होकर OQ1 हो जाती है। जो पूर्ति के अंदर इंक्रीज हुआ उसको, जो पूर्ति की मात्रा बढ़ी है उसको हम पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। और पूर्ति में परिवर्तन, इसका मीनिंग OX OY, ये हमारा पूर्ति वक्र है। यहाँ पर हम OP वस्तु की कीमत OQ वस्तु की मात्रा को दर्शाता है, यानी इसकी जो SS वक्र है ये ही चेंज हो जाए, पूर्ति ही चेंज हो जाए, यानी ये देखो भाई, पूर्ति ही चेंज हो जाए तब वस्तु की सप्लाई में परिवर्तन आए। यानी ये सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, यानी दोनों तरफ हो सकती है। हमने एक तरफ बना के दिखाया, वो डायग्राम के अंदर बनाएंगे बाद में आपको जब क्वेश्चंस करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। जो एक ही रेखा के ऊपर संचलन करे वो तो मात्रा में परिवर्तन, और जो पूर्ति की लाइन ही चेंज हो जाए उसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप नेक्स्ट जो हमने करना है वो पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, डिमांड और सप्लाई दोनों के अंदर ही इम्पोर्टेंट है, वो दोनों के अंदर ही एग्जाम में आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पूर्ति में विस्तार क्या होता है। पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में विस्तार नाम से ही स्पष्ट है। पूर्ति बढ़ जाना, पूर्ति बढ़ जाना, इसको हम एक डायग्राम के साथ समझा सकते हैं। ये किसी वस्तु की प्राइस है और उस वस्तु की सप्लाई है। क्या है ये, सप्लाई। ठीक है, अब जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया है, जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो सप्लाई भी 1 ही होती है, मानकर चलते हैं। और जब इसकी प्राइस 1 से बढ़कर 5 हो जाती है तो सप्लाई भी 1 से बढ़कर 5 हो जाती है। यानी जब किसी वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि होने से उसकी सप्लाई बढ़ जाए तो उसे हम पूर्ति में विस्तार कहते हैं। फिर सुनो प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर उसकी सप्लाई भी बढ़ जाए तो उसे हम पूर्ति में विस्तार कहते हैं। इसको एक डायग्राम की सहायता से आपको समझा सकते हैं। डायग्राम आपने अभी अभी देखा है, फिर देख लो, अलग अलग आगे ना। ये हमारा सप्लाई कर रहा है, यानी किसी वस्तु की 1 रुपया कीमत है तो उसकी सप्लाई भी 1 है, यानी यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस को दर्शाया गया है। ऐसे पूर्ति वक्र है। जब उसकी कीमत वो 1 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो जाती है, कितने रुपए हो जाती है, 5 रुपये कीमत हो जाती है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़कर 5 हो जाती है। तो उसकी सप्लाई भी बढ़कर 5 हो जाती है, यानी ये बढ़ोतरी हुई ना। जो बढ़ोतरी है उसी को हम विस्तार कहते हैं। बस। सेकंड ऑप्शन,
पूर्ति पूर्ति में संकोचन, ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि भाई पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकोचन से आप क्या समझते हैं। पूर्ति में संकोचन का मतलब पूर्ति कम हो जाना, संकोचन का मतलब इकट्ठा हो जाना, कम हो जाना, ठीक है ना, सिकुड़ जाना। समझ में आ गया ना संकोचन। इसको हम तालिका की सहायता से समझाएंगे। ये प्राइस है किसी वस्तु की, सप्लाई है। जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो सप्लाई भी 5 है, और जब उसकी कीमत कम होकर 1 रुपया रह जाती है तो सप्लाई भी कम होकर 1 रुपया रह जाती है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ओ एक्स ओ वाई, और ये सप्लाई कर्व। जब उस वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो उसकी सप्लाई भी 5 है, सप्लाई भी 5 है। और जब उसकी कीमत कम होकर 1 रुपया रह जाती है तो उसकी सप्लाई भी कम होकर 1 रुपया रह जाती है। ठीक है ना, उसकी सप्लाई भी कम होकर 1 रुपया रह जाती है, यानी सप्लाई कम हो गई ना, उसकी सप्लाई कम होने लग रही है। ये जो एरो का साइन है ये कम होने का है, और यहाँ जो एरो का साइन था ये बढ़ोतरी का था, इसलिए ये विस्तार है। ये एरो डाउन वाला सिकुड़न वाला है, इकट्ठा होने वाला है, तो ये पूर्ति में संकोचन है। अगर एग्जाम के अंदर ये आ जाए तो पहले क्या लिखेंगे? पूर्ति में संकोचन का मीनिंग लिखेंगे। मतलब क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी हो जाती है, वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। और पूर्ति में इस प्रकार कम होना, पूर्ति इस प्रकार कम होना पूर्ति का संकोचन कहलाता है। जो कीमत के कारण परिवर्तन हो उसे संकोचन और विस्तार कहते हैं। उसके बाद ये तालिका लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे अपने शब्दों में, फिर डायग्राम बनाएंगे और इसको भी लिख देंगे। ओ एक्स अक्ष पर क्या है ये आपको जरूर लिखना है, ये क्वांटिटी है, और ओ वाई अक्ष पर क्या है? प्राइस। अब इस डायग्राम को हम समझा के दिखाएं। देखो बच्चों, ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है, एस एस पूर्ति वक्र है। जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो उस वस्तु की पूर्ति 1 है। संकोचन बोल रहे हैं ना, तो 5 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो उसकी वस्तु की मात्रा भी 5 रुपये है। जब उसकी कीमत कम होकर 1 रुपया रह जाती है तो उस वस्तु की सप्लाई भी कम होकर 1 रह जाएगी। इस प्रकार कीमत में कम होने पर, उसकी स्वयं की कीमत में कम होने पर जो सप्लाई कम हुई उसे ही हम पूर्ति में संकोचन कहते हैं। ठीक है, पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में संकोचन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कि भाई पूर्ति में वृद्धि। अब क्या करेंगे हम? अब पॉइंट पढ़ेंगे, पूर्ति में वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? पूर्ति में वृद्धि का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि भाई जो कीमत को छोड़कर, प्राइस को छोड़कर, उसकी स्वयं की कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से उसकी सप्लाई बढ़ जाए, अन्य कारणों से उसकी सप्लाई बढ़ जाए, या कीमत समान रहने पर, कीमत समान रहने पर यदि उसकी सप्लाई बढ़ जाए, यानी कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाए, कि पूर्ति बढ़ जाए तो पूर्ति में वृद्धि कहते हैं।
यानी उसकी कीमत समान रहने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाए तो उसे भी हम पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। इसके टू रीजन है। फर्स्ट है कि भाई समान कीमत अधिक पूर्ति, अधिक पूर्ति, इसका मीनिंग क्या है। और दूसरा पॉइंट है, इसी के अंदर ले लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये उसी का पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि भाई कम कीमत पर, कीमत कम हो जाए तो पूर्ति सेम रह जाए, कम कीमत पर समान पूर्ति। यदि कीमत कम हो जाए तो पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता। पूर्ति कम होनी चाहिए थी ना, यदि कीमत कम हो जाती तो पूर्ति कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्ति कम नहीं होती। और यहाँ पर समान कीमत रहने पर पूर्ति भी समान रहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पूर्ति बढ़ जाती है। इन दोनों को एक तालिका की सहायता से समझा सकते हैं। मान लीजिए एक आइसक्रीम की कीमत है और यहाँ पर पूर्ति की मात्रा को दर्शाया गया है, ठीक है ना, पूर्ति की मात्रा को दर्शाया गया है। ठीक है, पहले समान कीमत का करते हैं। यानी जब किसी वस्तु की कीमत 3 रुपया है तो उस वस्तु की सप्लाई 4 है। जब किसी वस्तु की कीमत 3 ही रह जाती है, कीमत समान रह जाती है लेकिन उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। कितनी हो गई भाई उसकी सप्लाई? 5 हो गई। उसकी सप्लाई क्या हो गई? 5 हो गई है। ठीक है, और इसी प्रकार अब कम कीमत समान पूर्ति ले लेते हैं। यानी किसी वस्तु की प्राइस ले लेते हैं और किसी वस्तु की सप्लाई यानी क्वांटिटी के रूप में ले लेते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये है, जब किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो उसकी सप्लाई भी 4 है। जब उसकी कीमत कम होकर 3 रुपये रह जाती है, जब उसकी कीमत कम होकर 3 रुपये रह जाती है, ठीक है ना, तो उसकी सप्लाई भी, सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसकी सप्लाई में यानी कीमत कम कीमत सेम, सप्लाई इंक्रीज होगी भाई। और प्राइस डिक्रीज होती है तो भी जो सप्लाई है वो सेम रह जाती है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है। ये क्या है हमारा सप्लाई कर्व है। ये ओ पॉइंट है, ये हमारा ओ एक्स अक्ष और ये ओ वाई। यहाँ पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है और यहाँ पर प्राइस को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु की कीमत, जब किसी वस्तु की कीमत 3 रुपया है, जब किसी वस्तु की कीमत 3 रुपया है तो उसकी सप्लाई 4 है। तो उसकी सप्लाई कितनी है? 4। और जब उसकी कीमत समान रह जाती है तो उसकी सप्लाई चेंज हो जाती है, यानी उसकी सप्लाई S1 से S2 हो जाती है। S2 हो जाती है, यानी ये S1 थी, S2 हो गई, ये 4 है, ये कितना हो गया भाई? यानी कीमत समान है, कीमत समान है, केवल उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ गई भाई उसकी? केवल सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया समान कीमत वाला। अब कम कीमत समान पूर्ति के हिसाब से लेते हैं। ये ओ एक्स एक्स, ये ओ वाई एक्स। यहाँ पर वही हमारी क्वांटिटी को दर्शाया गया है, यहाँ पर वही हमारा प्राइस को लिया गया है। ये हमारा एस एस वक्र है, यानी सप्लाई कर्व है। ठीक है,
जब किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये है, जब किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो क्वांटिटी भी कितनी है? 4। ठीक है ना। और जब कम कीमत हो जाए, कीमत कम हो जाती है यानी 3 रुपये कीमत रह जाती है किसी वस्तु की, तो उसका सप्लाई कर्व चेंज हो जाता है। सप्लाई कर्व S2 हो जाती है। तो भी यानी किसी वस्तु की कीमत कम होने पर भी उसकी सप्लाई 4 ही रहती है, यानी कीमत 4 है, क्वांटिटी 4। कीमत कम होकर 3 हो गई तो क्वांटिटी फिर से 4। इस प्रकार जो कम उतनी ही कीमत, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो क्या बोलेंगे इसको हम? पूर्ति में वृद्धि। इस प्रकार हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए पूर्ति में वृद्धि तो दोनों की तालिका बनाएं और दोनों को डायग्राम से प्रदर्शित कर देते हैं। हम दोनों डायग्राम को एक के अंदर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा जो हमने तालिका ये अलग बना रखी है, इसलिए ये हमने अलग अलग बनाए। जो नेक्स्ट करेंगे ना हम, यानी पूर्ति में कमी करेंगे, उसके अंदर इकट्ठा बना के भी दिखा देंगे आपको। ठीक है, एग्जाम्पल एक जैसा ले लेंगे फिर हम। ठीक है। अब इसी का दूसरा पॉइंट कि भाई पूर्ति में कमी, पूर्ति में कमी क्या होती है? पूर्ति में कमी मतलब इसके भी वही 2 पॉइंट हैं, यानी समान कीमत कम पूर्ति। ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट अधिक कीमत, यानी कीमत अधिक हो गई और पूर्ति समान है। कीमत ज्यादा होने पर पूर्ति भी तो बढ़नी चाहिए। क्या बोला भाई इसने? इसको देखो बच्चों, इसने बोला है कि भाई समान कीमत, जब कीमत समान रह जाती है तो पूर्ति कम हो जाएगी। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन पूर्ति कम हो गई। और यहाँ पर कीमत ज़्यादा हो जाती है लेकिन सप्लाई में कोई चेंजिंग नहीं होती। इसको हम तालिका की सहायता से समझा सकते हैं। तालिका, यहाँ पर किसी वस्तु की प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पर उसकी सप्लाई, ये समान कीमत का हो जाएगा। यानी किसी वस्तु की कीमत 3 है तो उसकी सप्लाई भी 3 है। जब उसकी प्राइस सेम रह जाती है, समान कीमत है ना, कीमत समान है, तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है अपने आप। और जब अधिक कीमत पर लेने के एग्जाम्पल लेते हैं तो प्राइस एंड सप्लाई ले लेते हैं। यहाँ पर कीमत 3 रुपया है तो सप्लाई उसकी 3 है, और कीमत उसकी बढ़कर 4 रुपये हो गई और लेकिन सप्लाई 3 ही रह जाती है। ठीक है, यानी समान कीमत पर सप्लाई कम, कीमत बढ़ने पर सप्लाई सेम। इसे हम पूर्ति में कमी कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। ओ एक्स ओ वाई, ये हमारा क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस को दर्शाया गया है। और ये हमारा एस एस वक्र है। क्या है? एस एस वक्र। S1 ले लेते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने S1 लिया है, S2 तो इसको भी S1 SS भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने SS क्यों लिया सर, SS अकेला भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया है? 3 और 2 का जिक्र है ना, तो हम इसको ले लेते हैं कि भाई कीमत 3 है, कीमत 3 है तो उसकी सप्लाई 3 है, और कीमत सेम रहने पर, यानी अगर डिक्रीज होगा, ध्यान रखना बच्चों, यदि सप्लाई के अंदर डिक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ चलेगा, और यदि एसएस में इंक्रीज होगा तो राइट हैंड की तरफ बनेगा। अब यहाँ पर डिक्रीज करने लग रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ
इंक्रीज करना था यहाँ पर तो राइट हैंड की तरफ, ठीक है। इंक्रीज दाएं हाथ की तरफ, डिक्रीज बाएं हाथ की तरफ, इंक्रीज दाएं हाथ की तरफ, डिक्रीज बाएं हाथ की तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये सप्लाई चेंज हो जाती है H2 ₹3 कीमत रहने पर भी उसकी जो सप्लाई है वो 2 हो जाती है। ये एग्जांपल कंप्लीट। और ये कहता है कि भाई प्राइस 3 है और सप्लाई भी 3 है और प्राइस बढ़कर 4 हो जाता है, प्राइस बढ़कर 4 हो जाता है, लेकिन उसकी सप्लाई लेकिन उसकी सप्लाई 3 ही रहती है, उसकी सप्लाई 3 ही रहती है। इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, एज यू विश। जब किसी वस्तु की कीमत 3 है तो उसकी सप्लाई 3, उसकी सप्लाई चेंज हो जाती है, कीमत 3 ही रहती है तो सप्लाई कम होकर 2 रह जाती है। किसी अब सेकंड वाला लेते हैं, किसी वस्तु की कीमत 3 है तो उसकी सप्लाई भी 3। जब इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है तो कीमत बढ़ जाती है 4, लेकिन सप्लाई सेम रह जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी को विस्तृत रूप से आपको समझा सकते हैं, ठीक है। हमारा पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा लेसन मोस्टली कंप्लीट हो गया है। जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन एक छोटी सी चीजें जो 4th लेसन के साथ में 5th जो लेसन आया था, मांग की लोच, मांग की कीमत लोच, वो भी तो रहता है। अगर मांग की लोच है तो मांग की पूर्ति की भी तो लोच होगी ना। तो अब इसको हम न्यू पर्सन के रूप में लेते हैं, ठीक है। क्या है कि भाई पूर्ति की कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच, ठीक है। पूर्ति की कीमत लोच के बारे में आप क्या बताएं कि भाई इसको हम आपको लिखवा देते हैं। ध्यान रखना, पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है। पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप ठीक है ना, फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का माप है, परिवर्तन का माप है, ठीक है। यानी पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन, और कीमत में जो परिवर्तन हुआ उसके फलस्वरूप उसकी पूर्ति में जो चेंजिंग आती है, उन दोनों के माप को, उन दोनों के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम, पूर्ति की कीमत लोच। और पूर्ति की कीमत लोच को मापने के लिए 2 विधि अपनाई गई हैं। नंबर 1 अनुपातिक या प्रतिशत विधि, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, ठीक है। और सेकंड है ज्यामितीय विधि, ज्यामितीय
विधि। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अनुपातिक या प्रतिशत विधि क्या होती है इसके बारे में लेते हैं। यानी इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच यानी ES वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन था कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। क्या है सर, ये देखो, एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी क्या कहता है कि भाई पूर्ति की लोच से अभिप्राय पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपातिक संबंध है। ये बात पहले लिख देना, उसके बाद ये फार्मूला लिख देना। और इसका एक और फार्मूला हमने आपको बताया था, जो डिमांड में है वो सेम टू सेम, यानी P/Q मल्टीप्लाई चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P। यानी P/Q है, इसको उलट कर लिख देते हैं, साथ में चेंज का साइन लगा देते हैं। लेकिन एक और ध्यान रखना बच्चों, डिमांड में और सप्लाई में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर नेगेटिव का साइन आता था, यहाँ पर नेगेटिव का साइन आता था, यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, प्रश्न उठता है। ईडी के अंदर आपने लगाया सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लगाया, अब क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डिमांड के अंदर प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन था। कैसा रिलेशन था? नेगेटिव। प्राइस और डिमांड एक दूसरे के विपरीत थी, एक बढ़ता था दूसरी कम होती थी, एक कम होती थी दूसरी बढ़ जाती थी, दोनों के अंदर विपरीत संबंध था, इसलिए नेगेटिव का साइन आता था। और अब सप्लाई के अंदर सॉरी बच्चों, सप्लाई के अंदर प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव का रिलेशन है। यानी जब एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा, यानी दोनों प्राइस और सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है। जबकि हमारा प्राइस और डिमांड के अंदर कैसा रिलेशन था? एक कम हो गया दूसरा बढ़ जाता है, यानी एक दूसरे का विपरीत संबंध है तो नेगेटिव साइन आएगा, और पॉजिटिव रिलेशन है तो केवल प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, बस अगर ये लिख देते हैं तो हमारा प्रतिशत विधि कंप्लीट। अब इसका एक क्वेश्चंस लिख देते हैं, क्वेश्चन निकाल देते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस हम कैसे करें, अगर आपको एग्जाम के अंदर आ जाएं तो क्वेश्चंस कैसे करें। जैसे देखो भाई, यानी एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, यानी एक उत्पादक 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की 400 इकाइयों की पूर्ति करता है, कीमत के घटकर 5 रुपये रह जाने से वह केवल 200 इकाइयों की पूर्ति करता है। ठीक है, पूर्ति की
लोच ज्ञात करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने लिखा है बच्चों, हम कोशिश करते हैं इसको इस तरह समझाया जाए कि इससे अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने आप सोच सोच कर सकें। देखो, एक उत्पादक 10 रुपये प्रति इकाई से कीमत पर, ये क्या है, कीमत, स्टार्टिंग वाली कीमत है। प्राइस कितना है भाई, 10 रुपीज़। कितनी वस्तुएं खरीदता है, 400, यानी क्वांटिटी कितनी खरीदता है वो, 400। ठीक है, अब कीमत कितनी कम हो गई, कीमत की घटकर 5 रुपये रह गई, तो न्यू प्राइस कितना रह गया भाई हमारा, 5 रुपीज़। कितना रह गया न्यू प्राइस, 5 रुपीज़। और जो न्यू क्वांटिटी है वो कितनी रह गई भाई, 200। अब हम चेंजिंग अगर पी निकालें, प्राइस में कितना परिवर्तन आया, 5 रुपये कम हो गई ना, 10 में से 5 गया तो 5 हो गई ना, चेंजिंग कितनी आई है, 5। और चेंजिंग क्वांटिटी का अगर निकालें, 400 में से 200 कितनी कम हो गई हमारी, 200 क्वांटिटी। अब हमने ई एस निकालना है, ई एस का हमारा फार्मूला बोलता है पी बाई क्यू मल्टीप्लाई चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी। अब हमारा पी क्या है, पी है हमारा 10, क्यू, क्यू कितना है 400, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्यू है, क्यू है 400 मल्टीप्लाई चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू कितना है 200 एंड चेंज इन पी, पी कितना है 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, 5 1 जा 5, 5 2 जा, हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या रह गया भाई हमारा 1। 1 क्या बोलते हैं हम, इकाई, यानी हमारी पूर्ति लोच इकाई के बराबर है। किसके बराबर है, इकाई के बराबर है। ठीक है, इकाई के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगर इसको आपको समझ में नहीं आया, इसको रिवाइज करो और फिर अच्छी तरह समझो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये हमारी कौन सी हो गई, पूर्ति की लोच चली हुई थी, इसके अंदर अनुपातिक विधि, ये प्रतिशत विधि हमारी कंप्लीट हो गई है। बस इतनी ही है। दूसरा क्या है, ज्यामितीय विधि। सेकंड क्या है, ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि के अंदर क्या कहता है हमें कि भाई ज्यामितीय विधि अलग अलग रूपों में दिखाई गई है, यानी इकाई के समान, इकाई से अधिक, इकाई से कम, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, ये पांचों की पांचों श्रेणियां इसके अंदर दिखानी है पूर्ति की लोच के अंदर। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, इकाई पूर्ति लोच। इकाई पूर्ति लोच ये क्या होता है, इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है। इकाई पूर्ति लोच का मतलब है जितना प्राइस में परिवर्तन हो उसके बिल्कुल सेम टू सेम, उसके बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पर क्वांटिटी को दर्शाया गया है, ओ एक्स अक्ष पर, ओ वाई पर प्राइस को दर्शाया गया है, और एस एस बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पर लेके चलना है। ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो हमारा क्वेश्चन गलत। जब किसी वस्तु की कीमत OP है तो उसकी सप्लाई भी OQ है, उसकी कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो उसकी सप्लाई भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। जितना डिफरेंस प्राइस में हुआ उतना ही डिफरेंस सप्लाई में होता है। इस प्रकार समान परिवर्तन होता है तो उसे हम इकाई पूर्ति लोच कहते हैं। सेकंड, इकाई से अधिक लोच, पूर्ति लोच है भैया हमारी, इकाई से अधिक पूर्ति लोच।
या इसको हम अधिक आ जाए तो उसको हम लोचदार पूर्ति भी कह सकते हैं बच्चों, लोचदार पूर्ति भी कह देते हैं कई बार इसको। ठीक है, अधिक लोच यानी लोचदार पूर्ति। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते इसमें क्या करेंगे, इकाई से अधिक यानी प्राइस में कम परिवर्तन आए और उसकी सप्लाई में ज़्यादा परिवर्तन आ जाए, लोच ज़्यादा हो जाए, पूर्ति की लोच ज़्यादा, तो यानी पूर्ति ज़्यादा बढ़ जाए। ये क्वांटिटी और ये हमारा प्राइस। एंड इसको ध्यान रखना बच्चों, एसएस को अब 45 डिग्री पे नहीं लेना, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेना है। ये क्या है, एसएस। जब किसी वस्तु की कीमत ओपी है, उसकी सप्लाई ओक्यू है। जब किसी वस्तु की कीमत थोड़ा सा परिवर्तन होता है, OP1 मामूली परिवर्तन होता है और इसकी सप्लाई में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, प्राइस में कम परिवर्तन हुआ, सप्लाई में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कि क्या बोलते हैं भाई, यानी ES इज ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक पूर्ति लोच, इकाई से अधिक पूर्ति लोच। थर्ड नंबर क्या है, इकाई से कम लोच, इकाई से कम लोच। इसका भी नाम से ही स्पष्ट है आपको क्या, कि भाई इकाई लोच इकाई से कम, यानी प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन आएगा, प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन आएगा, लेकिन उसकी सप्लाई में कम परिवर्तन आएगा। ये हमारा एसएस वक्र है। जब किसी वस्तु की कीमत OP है तो उसकी सप्लाई OQ है, वो क्वांटिटी प्राइस लिख लेना। जब उसकी कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाती है तो उसकी सप्लाई बढ़कर OQ से OQ1 हो जाती है, यानी सप्लाई प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है लेकिन उसकी सप्लाई के अंदर बहुत कम डिफरेंस आया है, यानी कीमत में ज़्यादा परिवर्तन है और सप्लाई में कम है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई हम, यानी ES इज लेस देन 1, इकाई से कम पूर्ति लोच। फोर्थ पॉइंट, पूर्ति की लोच पूर्णतः लोचदार या पूर्णतः बेलोचदार करवा देते हैं पहले, बेलोचदार पूर्ति, या इसका नाम दूसरा है शून्य पूर्ति लोच, यानी प्राइस में कितना भी डिफरेंस आ जाए उसके सप्लाई में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी उसकी सप्लाई ऐसे बनानी है, यानी जब किसी वस्तु की कीमत OP है तो भी सप्लाई OS, उसकी कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो भी उसकी सप्लाई OS, और कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है तो भी सप्लाई OS, यानी यहाँ पर सप्लाई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी elasticity of supply is equal to 0। नेक्स्ट एंड लास्ट, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है अनंत पूर्ति, अनंत पूर्ति। इसका मीनिंग इसको डायग्राम की सहायता से हम समझा सकते हैं। ये OX अक्ष है, ये OY अक्ष है और ये हमारा पूर्ति वक्र है। इसको याद रखना बच्चों, जब पूर्णतः लोचदार पूर्ति आती है तो OX अक्ष के समानांतर होता है सप्लाई कर्व,
और पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति आती है तो एस एस वक्र ओ वाई अक्ष के पैरेलल होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु की कीमत ओ एस है तो उसकी सप्लाई ओ एस ओ क्यू के बराबर है। उसकी कीमत में मामूली से परिवर्तन होने पर उसकी सप्लाई में अनंत परिवर्तन आ जाए और या परिवर्तन उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसकी जो प्राइस वो जो सप्लाई है वो शून्य हो जाए। इस प्रकार इतना डिफरेंस आ जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, यानी एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिट, यानी अनंत। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा लेसन नंबर 11 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ज्यामितीय विधि के द्वारा। आप इसको अच्छी तरह घर पे रिवीजन कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस भी हो गए हैं, जो हमने सम करवाए हैं ना, सम भी हो गया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी सम में प्रॉब्लम है तो अब वो कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चंस लिख कर डाल सकता है, या आप बोलोगे तो हम इसके सारे के सारे सम आपको करवा देंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे बच्चों, अच्छी तैयारी करो।